सुबह का समय था। हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर हिल स्टेशन डलहौजी की एक ऊंची पहाड़ी पर करीब 18-19 साल की एक लड़की ठंड में कांपते हुए पेंटिंग बना रही थी। वो यहाँ सिर्फ खूबसूरत वादियों में उगते सूरज को अपने हाथों से कैनवस पर उतारने आई थी। उसने खुद को पूरी तरह गर्म कपड़ों से और चेहरे को हरे स्कार्फ से ढक रखा था, जिससे उसकी गहरी ब्राउन आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तेजी से अपनी पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। तभी उसका फोन तेज आवाज में बजने लगा। वो गुस्से से फोन को देखती हुई बोली, ओह गॉड, लगता है मॉम जग गई, आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, मानवी कहाँ है तू? कितनी बार कहा है अकेले मत निकला कर, जल्दी फार्म हाउस वापस आ जा। और हाँ, ये बता, चेहरे को स्कार्फ से ढक कर रखा है ना? मानवी बोली, हाँ माँ, मेरा चेहरा ढका हुआ है और मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर मानवी ने फोन रखा और जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें समेटने लगी। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा, हाथों में जल्दी से बैग में रख दिए और अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाल लिए। फिर वो रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि सुबह सुबह सूरज देखने की जल्दी में वो ये भूल गई थी कि वो कितनी दूर तक आ गई है। मानवी सिंह ने अभी स्कूल खत्म किया था और अब कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही थी। उसे पहाड़, वादियां और खुले आसमान बहुत पसंद थे। हर साल वो अपने परिवार के साथ किसी नई जगह घूमने जाती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसका जवाब खुद मानवी के पास भी नहीं था। मानवी गुनगुनाते हुए अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था, सड़क पूरी तरह खाली थी। उसे चलते हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। वो चौंक गई और डरते हुए खुद से बोली, ये क्या सुना मैंने? यहाँ गोली कौन चला रहा है? रास्ता सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। डरते हुए वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी और उसके सामने एक जीप थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और लगातार उस कार पर गोलियां चला रहे थे। मानवी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फायरिंग लगातार जारी थी। ऐसा लग रहा था कि कार में भी कोई छिपा हुआ था, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी जवाबी गोलियां चल रही थी। मानवी की चिंता अब सिर्फ उस फायरिंग की नहीं थी, उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि अगर वो लेट पहुंची तो उसकी माँ सच में उसे चप्पल से पीटेगी। लेकिन असली डर ये था कि कहीं उसके सामने कोई मर ना जाए। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे जल्दी से अपने फोन में पुलिस का सायरन बजाना शुरू किया। उसके फोन की आवाज काफी तेज थी। उसे नहीं पता था कि वो किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खतरे में डाल रही है। उधर जीप में बैठे लोगों के चेहरे कवर्ड थे। उन्होंने अजीब सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एक आदमी ने सायरन की आवाज सुनकर घबरा कर कहा, पुलिस? लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? खबर के हिसाब से तो किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ हैं। दूसरा आदमी बोला, हमें निकलना होगा, अगर पकड़े गए तो बॉस हमें मार डालेगा। मुझे लगता है वो मर चुका है, उसे यहीं छोड़ दो। 2 मिनट के अंदर ही वो लोग वहाँ से चले गए। अब मानवी को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, बिल्कुल शांति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर भी तो पहुंचना था। धीरे धीरे उसके कदम खुद ब खुद उस कार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पास पहुंची, उसे देखा कि कार में करीब 31 साल का एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क और सिर पर ब्लैक हुडी थी। पूरा लुक थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद उस आदमी को एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और झट से गन तान दी। ये देखकर मानवी डर गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, ओ हेलो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसकी आंखें देखकर मानवी की हालत और खराब हो गई। बहुत डरावनी आंखें थी उसकी। मानवी ने देखा कि उस आदमी के शरीर पर खून फैला हुआ था। शायद उसे गोली लगी थी। मानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए, लेकिन उसे यूं मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया और जल्दी से उस आदमी के पेट पर बांधते हुए बोली, तुम्हें बहुत चोट लगी है, क्या मैं किसी को बुला लाऊं? वो आदमी ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। शायद वो पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आई थी। खून लगातार बह रहा था, इसलिए मानवी ने अपने गले से स्टॉल निकाला और पेट पर कसकर बांध दिया। वो आदमी अब भी बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वहीं मानवी को उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। मानवी का चेहरा उसके चेहरे के पास था और शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उस आदमी को भी अजीब सा एहसास कराया। मानवी जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही ठंडी और डरावनी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उस आदमी ने अपनी गन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास बैठो, मेरे लोग आ रहे हैं, इसे संभालो। अब मानवी उसके ठीक पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और अब उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो कांपते हुए पकड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर उस आदमी का सिर महसूस हुआ। वो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी, कौन होता है मेरा इतना करीब आने वाला? मैं तो इसकी मदद कर रही हूँ। वो कुछ कहने वाली थी कि आदमी ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, शांति से बैठो। मानवी झुककर धीरे धीरे उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। अभी तक उसकी आंखों के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो शांति से बैठ गई थी। अभी उसे बैठे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि कुछ कारें आकर पास में रुक गई। उनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने करीब 25-30 लोग उतरे और तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया। मानवी एकदम से घबरा गई। उसने डर और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी गन उनकी तरफ तानते हुए कहा, दूर रहो उससे, मैं तुम लोगों को मार भी सकती हूँ। सामने खड़े लोग एक पल के लिए ठिठक गए। वो घबराए हुए थे क्योंकि उनके सामने उनका बॉस था।
और उसके पास एक लड़की बैठी थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उनमें से एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो सीधा उस जख्मी आदमी के पास पहुंचा और बोला, बॉस अब ठीक है? उस आदमी ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसे मानवी की तरफ देखा और बोला, ये मेरे आदमी है। मानवी थोड़ा झेंपते हुए गन उस आदमी को पकड़ाते हुए बोली, इसे संभालो यार, बहुत भारी है, मेरा तो हाथ ही दुखने लगा। वो लड़का आगे बढ़कर अपने बॉस को सहारा देकर उठाता है और कार में बिठाने लगता है। जाते जाते वो जख्मी आदमी मानवी की तरफ देखता है और कहता है, अगली बार किसी अनजान की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि कहीं तुम खुद मुसीबत में न पड़ जाओ। ये सुनकर मानवी का मुंह बन गया। वो मन ही मन बोली, वाह शुक्रिया तो कहा नहीं, ऊपर से सुनाए जा रहा है। उसे घूरा और बिना कुछ बोले वहां से मुड़कर चली गई। उसी वक्त वो जख्मी आदमी अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसके पीछे जाओ, उसे सही सलामत उसके घर तक छोड़कर आओ। सारे बॉडीगार्ड्स हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी सवाल करने की, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था। ये था माफिया की दुनिया का बादशाह, बिजनेस वर्ल्ड का किंग अभय रायजादा। अभय गाड़ी में बैठा चुपचाप अपने हाथ में पकड़े उस हरे स्कार्फ को देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अब जब तुम मेरे करीब आई गई हो तो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, यह अभय रायजादा का वादा है। दूसरी तरफ मानवी जब वापस फार्म हाउस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे किसी की मदद की थी, लेकिन सामने वाले इंसान ने न शुक्रिया कहा न ही इज्जत से बात की, उल्टा उसे सुनाकर चला गया और हुक्म के उस इंसान के और भी करीब जा चुकी है और चाह कर भी उसे दूर नहीं जा पाएगी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही मानवी ने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा, एक चप्पल उसके पास आकर गिरी। उसे ध्यान से देखा, वो उसकी माँ की चप्पल थी। उसे तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मानवी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये क्या है माँ, मैं तो लौट आई हूँ, क्या आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? चप्पल फेंक दी आपने। उसकी माँ गुस्से में बोली, पिछले आधे घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ, तू बोली थी 10 मिनट में आ जाएगी। अब मानवी माँ को कैसे बताती कि वो किसी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है। खुद उसे नहीं पता था कि वो किस गैंगस्टर की मदद करके आई है या किससे पंगा ले लिया है। अगर वो कहती कि किसी अनजान इंसान की मदद करने गई थी और वहाँ गोलियां चल रही थी तो उसकी और पिटाई हो जाती। वो दौड़कर अपनी दादी के पीछे छिप गई और बोली, दादी मुझे मम्मी से बचाओ, ये हिटलर बनकर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा? मानवी की बातें सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शरारतें तुम करो और चुप मेरे पीछे जाओ। तुम्हारी माँ तो पूरी हिटलर है, हम मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जो सुबह की मीठी चाय मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हम सब कितने अच्छे हैं, बस मम्मी ही हिटलर है। इस पर उसकी माँ गुस्से से बोली, तेरे चेहरे से स्कार्फ गायब कैसे हो गया? कितनी बार समझाया है कि बिना स्कार्फ के अपना चेहरा मत दिखाया कर। ये चेहरा नहीं तुम्हारा अतीत है बेटा, अगर ये चेहरा दुनिया के सामने आया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या है मानवी के चेहरे का राज? और मानवी ने अपना चेहरा स्कार्फ से नहीं ढका था, इसलिए उसकी माँ चंद्रिका जी काफी गुस्से में थी। उन्होंने एक और चप्पल उठाकर मानवी की तरफ फेंका। ये देखकर मानवी जल्दी से भाग गई और अपने पिता के पीछे छुप गई। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम अब मुझे क्यों पिटवाना चाहती हो? तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? मानवी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि जब हम डलहौजी आएंगे तो घूमने जाएंगे, लेकिन आप लोग तो मुझे लेकर जाते ही नहीं है। हम यहाँ फार्म हाउस में रहने के लिए थोड़ी आए हैं, मुझे भी घूमना फिरना है। वो थोड़ी रुक कर बोली, अब मेरे चेहरे के कारण क्या मुसीबत आएगी ये मुझे कोई नहीं बताता, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पेंटिंग के लिए बाहर जाना है तो वो जाने नहीं देती, इसलिए मैं बिना बताए चली गई। पिछले 3 सालों से वो डलहौजी आने की जिद कर रही थी। उसे पहाड़ देखने थे, घूमना था। इसी वजह से इस बार सिंह फैमिली उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ भी उसे हमेशा सबके साथ ही रहना पड़ता था। ना तो वो दोस्त बना सकती थी और जो दोस्त उसकी थी वे उसके घर नहीं आ सकती थी। चंद्रिका जी वहीं लगे सोफे पर बैठ गई। उनकी आंखों में उदासी और दर्द था। उनके पति तुषार सिंह और उनकी सास इंद्राणी सिंह ये सब देख सकते थे, लेकिन मजबूर थे। अपने बच्चों के सामने वे पुराने अतीत को नहीं ला सकते थे। इसलिए तुषार जी ने बात पलटी और बोले, मानवी तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो किसी को साथ लेकर जाओ। जमाना अच्छा नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए सब डरते हैं। मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी, अगली बार किसी को साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई, क्योंकि 11 बजे उन्हें यहाँ से निकलना था अपने शहर दिल्ली के लिए, वही शहर जहाँ वो पली बड़ी थी और जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके जाने के बाद इंद्राणी जी अपनी बहू चंद्रिका के पास बैठी और बोली, तुम उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हो। इस बात को बीते 19 साल हो चुके हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देहरादून छोड़ दिया, अब दिल्ली जैसे बड़े शहर में है, उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन तुम जैसे उससे पेश आती हो, कहीं वो क्यूरियोसिटी में सच जाने ना निकल पड़े। वो थोड़ी रुकी और फिर बोली, और फिर वो अपने अतीत की तरफ लौटना शुरू कर देगी। चंद्रिका जी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, माँ अब जानती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ उस हैवानियत की दुनिया से। इंद्राणी जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, तो फिर तुम इस तरह कैसे कह सकती हो? अगर तुम उससे हमेशा अच्छी तरह से पेश आओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी तुषार जी उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, उसे उठने दो। अगर तुम उसे छुपा कर रखोगी तो एक न एक दिन सब सामने आ ही जाएगा। उसे अपने सपने पूरे करने दो।
इस तरह रोक कर रखोगी तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? कल को उसकी शादी करोगी तो क्या सारी उम्र उसे घर में ही रखोगी? उन्होंने आगे कहा, हम सब पुराना अतीत भूल चुके हैं। उसके सामने वो सच कभी नहीं आएगा। मैं आने ही नहीं दूंगा। वो मानवी सिंह है, सिंह परिवार की सबसे लाडली। उसे जो चाहिए उसे करने दो। चंद्रिका जी ने आंखें बंद कर ली। अतीत बहुत ही खतरनाक और डरावना था। मानवी को छिपाने के लिए उन्होंने 18 साल तक लगातार मेहनत की थी, लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल थे कि वो उसके लिए और क्या कर सकती है और अब आगे क्या करना होगा। दूसरी तरफ डलहौजी के एक बड़े से फार्म हाउस में 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी थी। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वे घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिनके लिए वे यहाँ आए हैं वो इंसान कितना खतरनाक और डरावना है। वे सभी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। सुबह उनका बॉस सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर गया था और उसी दौरान उस पर इतना बड़ा हमला हो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी ये नहीं पता था कि उनका बॉस अकेले बाहर क्यों गया और ये सब हुआ कैसे। उनका सिक्योरिटी हेड भी बुरी तरह घबराया हुआ था। वो बार बार अपने माथे का पसीना साफ कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका बॉस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो किसी मौत के देवता की तरह था। उसकी आंखों में ही एक डरावनी सी भावना झलकती थी। वो किसी हैवान से कम नहीं था। इस वक्त वो खून से लथपथ पड़ा था। उसे 3 से ज्यादा गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सिगरेट के कश लेते हुए डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर को वो ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही उसे खत्म कर देगा। उसे अपने खून बहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने जब उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने की बात कही तो उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी हो सके गोलियां निकालो, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। डॉक्टर डरते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत दर्द होगा। वो धीरे से बड़बड़ाया, दर्द मुझे नहीं उसे होगा। वो खुद मेरी बाहों में जो आ गई है। वो पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, उसकी महक मुझे पागल कर रही है। वो पहली लड़की होगी जो अभय रायजादा का जुनून और पागलपन देखेगी। डॉक्टर डरते डरते उसकी बॉडी से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जरा भी चूका तो इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर के माथे पर भी पसीना था। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि ये इंसान दोबारा उसके सामने कभी ना आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। उसे और उसकी मेडिकल टीम को हर महीने लाखों रुपए सिर्फ अभय का ध्यान रखने के लिए मिलते थे। तभी फार्म हाउस पर वो गार्ड वापस आया जो मानवी को वहां तक छोड़कर गया था। वो सीधे अभय के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मानवी सिंह नाम है उनका, सिंह परिवार की सबसे छोटी बेटी है। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे सोचते हुए कहा, इतनी हसीन कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। गार्ड धीरे से बोला, वो लोग 11 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। बाकी की जानकारी निकलवा रहा हूँ। कोई और हुक्म हो तो बताइए किंग। अभय ने उंगली से जाने का इशारा किया और डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी करो। डॉक्टर अंदर से कांप रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये इंसान मौत से नहीं डरता? क्या इसके पास कोई सुपर पावर है? इतना खून बह चुका है और फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभय ने अपने सिक्योरिटी हेड और असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, माइकल 5 मिनट के अंदर सबको यहाँ से भेज दो और शाम 4 बजे तक मेरी क्वीन की सारी फाइल चाहिए। समझ रहे हो ना? माइकल ने बस सिर झुका दिया। माइकल ही अभय रायजादा का सबसे भरोसेमंद आदमी था, मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड और अभय जितना ही खतरनाक। डॉक्टर ने गोलियां निकाली और ड्रेसिंग की और वहां से ऐसे भागा जैसे जान में जान आई। बाहर उसकी टीम खड़ी थी। उनमें से एक नर्स ने धीरे से कहा, मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है। उसे पता भी नहीं कि उसने किस हैवान की मदद की है। डॉक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी जुबान बंद रखो। अगर किसी ने ये सुन लिया ना तो यहीं दफन हो जाओगी, तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना कि किसके बारे में बात कर रही हो। नर्स चुप हो गई, पर टीम में एक और डॉक्टर थी जो अभय को अलग नजर से देख रही थी। वो बस मुस्कुरा रही थी। वो इस टीम का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि वो अभय रायजादा के करीब रह सके। अभय रायजादा कभी किसी पर ध्यान नहीं देता था। हर कोई उसका फॉलोअर था। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम था, पर उसके कई काम कानून के दायरे से बाहर भी थे। उसने अपनी खून से सनी शर्ट उतारी और फिर वही स्कार्फ हाथ में लिया जिसे मानवी ने उसे बांधा था। उसे महसूस किया, आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, बच्ची तुमने गलती कर दी। तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी चीजें वापस नहीं करता। जो मुझे पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरा होता है। तुम्हारी महक मुझे पागल कर रही है। तुम मुझे बचाने नहीं, खुद को बर्बाद करने आई थी। देखा ना क्या कर दिया तुमने। मुझे खुद का दीवाना बनाकर चली गई हो। दूसरी ओर मानवी इन सब बातों से अनजान अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। उसे पहाड़ बेहद पसंद थे। दिल से जुड़ा हुआ सा लगता था ये इलाका। उसे समझ नहीं आता था कि दिल्ली उसका घर होकर भी कभी उसका घर क्यों नहीं लगता था। उसे घूमने सिर्फ इस शर्त पर लाया गया था कि वो वापस जाकर दिल्ली में ही कॉलेज शुरू करेगी। वो चुपचाप बैठी थी कि तभी उसके दोनों भाई कमरे में आए। उन्होंने उसे उदास देख लिया और एक ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तू चिल क्यों नहीं करती? मॉम तो घर जाकर फिर से ठीक हो जाएंगी। तुझसे कितना प्यार करती हैं वो। दूसरे भाई ने कहा, तेरी हर पसंद का ध्यान रखती है, हमें तो डांट देती है। तुझे तो कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोलती। मानवी हल्के गुस्से में बोली, फिर भी मुझे देखकर हिटलर क्यों बन जाती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसका भाई हंसते हुए उसके बाल खींचता है। तू बुरी नहीं, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। याद है जब तू छोटी थी और मैं तुझे अपने कॉलेज ले जाता था? लड़के तो छोड़, लड़कियां भी तुझे घूरती रहती थी। मेरा दोस्त, वो टीचर का बेटा, उसने तो कहा था कि जब तू बड़ी होगी तो वो तुझसे शादी करेगा। वो हंसते हुए आगे बोला,
शुक्र है वो विदेश चला गया, वरना अब तक रिश्ता लेकर आ गया होता। इस पर मानवी भी हंस पड़ी। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। शादी के रिश्तों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन माँ ने हमेशा एक दीवार बनकर उसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा। उसी वक्त नीचे मानवी की माँ बैग पैक कर रही थी। उनके हाथों में एक पुरानी एल्बम थी। तस्वीरों को पलटते हुए एक फोटो पर उनकी नजर रुक गई। उस फोटो को देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई, उसे पहाड़ पसंद है, लेकिन मैं उसे इन पहाड़ों से प्यार नहीं करने दूंगी। जैसे तुझे जाने दिया था वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने 19 साल उसे दुनिया से छिपा कर रखा है, आगे भी ऐसा ही करूंगी। अब उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे हर नफरत और डर से बचा सके, बिल्कुल मेरी तरह। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अतीत फिर से लौट कर आने को था और वे जानती थी मानवी का सामना अब उस सच्चाई से होना तय है जिससे वो इतने सालों से बचती आ रही थी। क्या चंद्रिका जी मानवी को अभय रायजादा से बचा पाएगी? क्या है मानवी और चंद्रिका जी का अतीत? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में